अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये पीएमसी का पेड प्रैक्टिस टेस्ट है। ये टेस्ट नंबर 2 है। प्रीवियसली मैंने टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करवाया था। ये पेपर्स बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। फेसबुक के ऊपर एक पेज है SKN नाम का, तो उन्होंने जो है वो कंपाइल किए हैं सारे पेपर्स, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इनका लोगो भी इस टेस्ट के ऊपर शायद लगा हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास। ये बायो का पहला क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकस, लोकस कहते हैं जिस पोजीशन के ऊपर जीन लगी होती है, फॉर पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ट्रेट्स इंक्लूड्स। तो जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर डिफरेंट जीन्स जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लगी हुई होती हैं, उन पॉइंट्स को हम लोकस कहते हैं। अब वो तरीका कि जिसके अंदर ये डिटरमाइन किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि ऊपर कौन सी जीन लगी है, फिर उसके नीचे कौन सी लगी है, फिर उसके नीचे कौन सी लगी हुई है, ये प्रोसेस कहलाता है जीन मैपिंग। ठीक है, सिंध के अंदर ये नहीं दिया हुआ, तो ये मोस्ट लाइकली फेडरल के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सेल वॉल ऑफ द जाइलम। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में जो अट्रैक्शन होती है वो कोहेजन कहलाती है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल की किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यानी जाइलम के सेल वॉल के साथ जो अट्रैक्शन है वो एडिशन कहलाती है ना। गैमेट्स इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एनिमल्स के अंदर जब भी गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो मियोसिस के ज़रिए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जर्म सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है और उससे जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, तो वो मियोसिस है। अगर यही प्लांट्स के बारे में पूछा जाए तो प्लांट्स में जब गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। प्लांट्स में मियोसिस से गैमेट्स से बनते। प्लांट्स में जब स्पोर्स बनते हैं तो वो स्पोर मदर सेल से बनते हैं। स्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड होता है और उससे जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो प्लांट्स में स्पोर्स फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होता है, जबकि एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होता है। ओके, अ न्यूरल पाथवे, ठीक है, नर्व्स का पाथवे है जो कंट्रोल करता है एक्शन रिफ्लेक्स को इस कॉल्ड। तो न्यूरल पाथवे जिसके थ्रू जो एक्शन रिफ्लेक्स कंट्रोल होता है वो रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क के अंदर एक सेंसरी न्यूरॉन जा रहा होता है इन्फॉर्मेशन लेके, और फिर जो मोटर न्यूरॉन है वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स लेके वापस आ रहा होता है। तो ये जो पूरा पाथवे है, इस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं। Now, who discovered the bacteria causing tuberculosis and also developed various techniques of media preparation and maintenance of pure culture। तो अगेन इन पेपर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, इसमें क्रॉस लगा रहा हूँ, इन पेपर्स के अंदर देखने को मिल रहा है कि अभी डिस्कवरी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया था, किसने क्या इन्वेंट किया था। तो यू हैव टू गो थ्रू दीज जो साइंटिस्ट की डिस्कवरीज हैं, हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए बट अब पूछा जा रहा है, तो अब यू हैव टू गो थ्रू दीज। तो ये रॉबर्ट कॉच है जिन्होंने जो है वो बैक्टीरिया का ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो डिस्कवर किया था। द एबिलिटी टू पास ऑन जीन इज़ डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब नेचुरल सिलेक्शन जो है, जो डार्विन की थ्योरी है, वो ये कहती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म बेटर सूटेड होता है एनवायरनमेंट के लिए वो सर्वाइव करता है और फिर वही इस काबिल होता है कि वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सके। तो इसको हम फिटनेस का नाम देते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल फिटनेस कह लें या रिप्रोडक्टिव फिटनेस कह लें। तो ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है जो कि अलाउ करती है किसी ऑर्गेनिज्म को कि वो अपनी जीन्स जो हैं वो अपनी जनरेशन के अंदर पास ऑन कर सके। अगेन ये आपको मेरे ख्याल में फेडरल के अंदर मिल जाएगा, एवोल्यूशन के चैप्टर के अंदर। अगेन एक और इस तरह का क्वेश्चन आ गया, द फर्स्ट एक्टिन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, तो ये भी डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये एक्टिन स्पेक्ट्रम नहीं है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। एक्शन स्पेक्ट्रम फेडरल के अंदर मैंने पढ़ाया है। बेसिकली एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर देखा जाता है कि लाइट की कौन सी वेवलेंथ है कि जिसके ऊपर मिनिमम या मैक्सिमम एक्टिविटी शो हो रही है। तो क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस के अंदर ये स्टडी किया जाता है कि जो लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर्स में से कौन से कलर्स ऐसे हैं कि जिस पे क्लोरोफिल जो है वो मोस्ट एक्टिव होता है या फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। वो हमें पता है कि रेड एंड ब्लू है, तो वो एक्शन स्पेक्ट्रम से ही पता लगा था। तो ये भाई साहब थे टी डब्ल्यू एंगलमैन, इन्होंने जो है ये ऑब्टेन किया था पहला एक्शन स्पेक्ट्रम। ना पेंक्रियाटिक जाइमोजन इनएक्टिव एंजाइम्स को कहते हैं। दे आर ओनली, जिसमें ट्रिप्सिनोजन आता है, काइमोट्रिप्सिनोजन आता है, दे आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन दे रीच एट। तो जाहिर है जब ये वहाँ पहुँचेंगे जहाँ इन्हें काम करना है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है कि स्टमक है, स्टमक के बाद ड्यूडेनम होता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे पाइप खुलता है, यहाँ पे पाइप खुलता है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर आकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर आकर ये एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए, लिपिड के अंदर भी ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट की चेन ऐड हो रही है और प्रोटीन के अंदर भी ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट की चेन ऐड हो रही है। अब प्रोटीन जो है ये बनकर आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन जो मॉडिफिकेशन करने वाला होता है वो होता है गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस का काम होता है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। व्हाट इज द कलर ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। तो ज़ैंथोफिल जो है ये कैरोटिनॉइड के अंदर आता है। कैरोटिनॉइड के अंदर 2 आते हैं, ज़ैंथोफिल आता है जो येलो कलर का होता है और कैरोटीन आता है जो ऑरेंज कलर का होता है। रेड जो है ये आपका एंथोसाइनिन होता है, ग्रीन जो है आपका क्लोरोफिल होता है।
ना व्हाट टाइप ऑफ एटम इज अ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम की वैलेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये टेट्रावैलेंट है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दोनों जो हैं ये पार्ट होते हैं CNS के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जबकि जो नर्व्स होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू अगर इन अ बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी ही प्रोड्यूसेस एग्स, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, पता नहीं कहीं होता हो तो होता। कलर ऑफ हिज आईज चेंजेस अनलेस कि वो ड्रैगन बॉल जी के अंदर है तो उसका कलर का आई का कलर चेंज नहीं होगा। शोल्डर ब्रॉडन होते हैं, मसल बल्क आता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है। ना द बेस्ट फंक्शन ऑफ सीलोम इज डिस्क्राइब्ड एज, जो सीलोम वो कैविटी होती है जो कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू इंक्रीज द साइज ऑफ एनिमल्स, साइज बढ़ाना जो है उसका फंक्शन नहीं है, टू हेल्प इन फंक्शन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिना सीलोम के भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शन कर सकता है, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम, ये मेन फंक्शन होता है क्योंकि सीलोम के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं। ना व्हाट स्ट्रक्चर मार्क्स द सेपरेशन बिटवीन टू सार्कोमेयर, तो सार्कोमेयर यूनिट होता है मसल का, तो 2 सार्कोमेयर के दरमियान में ये कर्ली सी लाइन होती है जिसको आप Z लाइन का नाम देते हैं। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है टर्नओवर नंबर। ये पता नहीं कौन सी बुक से लिया गया है तो मैं इस पर क्रॉस लगा रहा हूँ। टर्नओवर नंबर बेसिकली क्या होता है कि एक जो एंजाइम है वो अपनी एक एक्टिव साइट की मदद से गिवन टाइम के अंदर कितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली एक एंजाइम की एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो टर्नओवर नंबर कहलाता है। आइकोसाहेड्रल वायरसेस जो हैं उनके कितने फेसेस होते हैं, तो बुक के अंदर आपने इनका शेप देखा होगा, कुछ इस तरह का जो शेप होता है, ठीक है। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये छोटे छोटे ट्राइंगल से बनता है, तो वो तकरीबन 20 के करीब ट्राइंगल और फेसेस होते हैं जो मिलकर ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स आर द नेम ऑफ, अब देखें RNA जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, उसके अंदर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं होती। DNA के अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके अंदर प्रोटीन नहीं होती। न्यूक्लियस जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, राइबोसोम ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर RNA भी होता है, राइबो न्यूक्लियो और प्रोटीन भी पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ओके, द होमोलोगस ऑर्गन्स दे शो सिमिलैरिटी इन, तो होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं कि जिनका फंक्शन डिफरेंट है बट उनका इंटरनल डिज़ाइन जो है वो सिमिलर होता है, तो ये शो करता है कि ये डिफरेंट तरह के जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं कि जिसके अंदर ये डिज़ाइन था, बट वक्त के साथ और जो हैबिटाट है, जो एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से इनकी जो एक्सटर्नल वो है शक्ल है वो मुख्तलिफ हो गई और इनके जो फंक्शन है वो मुख्तलिफ हो गए, तो ये कॉमन ओरिजिन शो करता है। तो जिस तरह आप देखते हैं कि बिल्ली का जो पंजा है, इंसान का जो हाथ है या बर्ड का जो विंग है, वो सब जो है वो उनकी इंटरनल बनावट जो है, इंटरनल डिज़ाइन जो है वो सिमिलर है, बट जो फंक्शन है उनका वो डिफरेंट है। तो इससे पता ये लग रहा है कि जो एनिमल्स हैं किसी एक ही एनिमल से इवॉल्व हुए हैं, इनका ओरिजिन जो है वो एक कॉमन ओरिजिन है, वो सेम ओरिजिन है, और आगे जाकर जो है इनके अंदर डिफरेंसेस आ गए। नाउ वेयर डज द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, थाइलाकॉइड और ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मेन, तो अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आती है, कॉक्सिस जो है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आता है, तो नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो वेस्टिजियल ना हो, ये दोनों जो हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज सेगमेंटली सेगमेंटली अरेंज इन एनालिट्स, तो एनालिट्स जो हैं उनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, यानी बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइडेड नजर आती है, अंदर से भी डिवाइडेड होती है, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, तो उनमें जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका अगर आपने देखा हो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम रिपीट होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इनका वो रिपीट होता है, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये रिपीट नहीं होते सेगमेंट्स के अंदर। एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी प्रोटीन पार्ट आ गया और को फैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट आ गया, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है ये एक्टिवेटेड एंजाइम है। अगर इनएक्टिवेटेड हो तो दोनों पार्ट्स को मिलाकर हम कॉन्जुगेटेड कहते हैं, बट एक्टिवेटेड एंजाइम जो होता है उसके लिए टर्म होलो एंजाइम यूज़ किया जाता है। Now, which of these is the functional unit of lungs? Which of these is the functional unit of the lungs? तो lungs का जो functional unit होता है वो alveoli होता है। Now, how many pairs of homologous chromosomes are present in Pisum sativum? तो Pisum sativum जो है ये आपका P है, total number of chromosomes के अंदर 14 होते हैं, तो अगर आप इसको pairs में कर दें तो ये 7 pairs बनता है। Now, what type of virus is a smallpox virus? तो smallpox एक DNA वायरस है और एनवेलप्ड वायरस होता है, तो ये DNA एनवेलप्ड वायरस है और ये काफ़ी बड़ा वायरस होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड स्पर्मेटिक डक्ट आर, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ये बेसिकली समझे एक अदद पाइप है और उस पाइप के अंदर 2-3 चीज़ें जा रही होती हैं, उसमें से एक स्पर्मेटिक डक्ट होती है, तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसके अंदर से आर्टरी भी जा रही होगी, इसके अंदर से वेन भी जा रही होगी और इसके अंदर से ये डक्ट भी जा रही होगी, तो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। नाउ ऑफ
वन ऑफ दीज एनिमल्स इज अ प्रोटोथीरियन। प्रोटोथीरियन का मतलब होता है कि एक ऐसा मैमल जो कि जिसके पास मेमरी ग्लैंड्स भी हों और वो एग्स ले करता हो। तो एलिगेटर जो है ये मैमल्स के अंदर नहीं आता, पेंगुइन जो है ये आता है, बट ये उसके अंदर आता है, यूथीरिया के अंदर आता है, यानी ये बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। ये जो पोर्क्यूपाइन है ये भी मैमल्स के अंदर आता है और ये भी प्लेसेंटल मैमल होता है, जबकि जो स्पाइनी एंट ईटर है इसका नाम एकिडना है, ठीक है, ये जो है आपका ये बिलोंग करता है प्रोटोथीरियन से, यानी ये मैमल्स हैं बट ये एग्स ले करते हैं। ना क्लोरोफिल बी इज़ फाउंड इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी मिलता है और ग्रीन एल्गी के अंदर भी मिलता है, तो दोनों के अंदर पाया जाता है। ना देयर इज़ नो वैक्सीन अगेंस्ट HIV, व्हाट इज़ द पॉसिबल रीज़न? तो यूजुअली वैक्सीन डेवलप करना तभी मुश्किल होता है जब वायरस जो है वो हाईली म्यूटेटेड हो, बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस कॉज करे। तो आप एक वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो आप वैक्सीन बनाते हैं, वायरस जो है वो अपनी हालत जो है वो चेंज कर लेता है, फिर आप दूसरे के खिलाफ बनाते हैं तो वो अपनी हालत चेंज कर लेता है। तो चूँकि वायरस के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होती है तो उसे टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है। वैक्सीन इज़ टू एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं है, बहुत सारा पैसे जो है वो खर्च किए जा चुके हैं। द वायरस कैन बी कंट्रोल थ्रू चेंज इन द हाइजीन, नहीं हाइजीन से ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वायरस इज़ हाईली म्यूटेटेड, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ना थाइमस इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो थाइमस जो है ये आपके मीडियास्टिनम के अंदर मिलता है। मीडियास्टिनम जो है ये स्पेस होती है जो कि लंग्स के दरमियान में होती है, जिसमें हार्ट मौजूद होता है, अपर थॉरैक्स के अंदर यहाँ पर मौजूद होता है, यानी जो चेस्ट बोन है उसके पीछे। ना मैंने मसल फाइबर शॉर्टेज, द फॉलोइंग ऑल्सो शॉर्टन्स। तो जब भी मसल फाइबर शॉर्ट होता है तो जो फिलामेंट हैं वो शॉर्ट नहीं होते, फिलामेंट्स में कोई चेंज नहीं आता। जब भी तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, उनके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन जो ओवरऑल सार्कोमेयर है वो छोटा हो जाता है। ना विच द फॉलोइंग इज़ एन ओवोविविपेरस एनिमल। तो ओवोविविपेरस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं और उनका जो बेबी डेवलप होता है वो उस एग से ही होता है, यानी मदर और बेबी के दरमियान कनेक्शन नहीं होता, उस एग के अंदर जो योक मौजूद है उसी से जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है और ये मदर की बॉडी के अंदर होता है। नॉर्मली आप ओविपेरस के अंदर देखते हैं कि अंडा बाहर आ जाता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता, जो एम्ब्रियो है वो बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहा होता है और उस एग्स के योक से डेवलप हो रहा होता है, और जब वो हैच होने वाला होता है तब वो जो है एनिमल जो है वो बाहर आता है। तो इसको हम मिक्स कहते हैं। ये ओवोविविपेरस के एग से डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो यंग जो पैदा हो रहा है वो यंग वन है। तो डकबिल प्लैटिपस जो है ये मोनोट्रीम्स के अंदर आता है, प्रोटोथीरिया जिन्हें हम कहते हैं, अभी ऊपर भी बात हुई थी इनकी, तो ये जो है ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनके पास प्लेसेंटा तो होता नहीं है, तो बॉडी के अंदर की डेवलपमेंट हो रही होती है, बट योक से होती है और फिर बेबीज जो है वो प्रोड्यूस होता है। ना विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस GPI एंकर्ड प्रोटीन्स। तो GPI एंकर्ड प्रोटीन्स जो हैं ये मेजर पार्ट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटोजोआ के अंदर। हमारे अंदर भी पाए जाते हैं कुछ, लेकिन मेजरली जो है ये प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, बेसिकली है क्या, ये एक प्रोटीन है जो कि एंकर्ड हुई हुई है, अटैच हुई हुई है किससे, GPI से। GPI कहते हैं ग्लूकोसाइल फास्फेटिडाइल आइनोसाइटोल को। तो ये बेसिकली आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर एक इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, फिर एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास, इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि किसी एंकर के थ्रू अटैच हुई भी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक इसके साथ फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, ये इसके साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन है, एंड देन ये जो है आपकी ये प्रोटीन लगी हुई है। तो ये जो है आपका ये GPI है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल। तो इस मॉलिक्यूल के साथ कुछ प्रोटीन्स जो है ये अटैच होती है जिन्हें हम GPI एंकर प्रोटीन्स कहते हैं। दीज आर पेरिफेरल प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसको भी मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ये पता नहीं कौन सी बुक से लिया गया है, शायद सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हो, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 नहीं, फेडरल का शायद पहला चैप्टर है। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी वो होती है कि जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली अपने जैसे ही फिनोटाइप वाले ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा करते रहते हैं। तो बेसिकली ये होमोजाइगस होता है। आप क्रॉस के अंदर देखते हैं कि इनिशियली जो पेरेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो प्योर ब्रेड होते हैं, या उन्हें हम या वो होमोजाइगस होते हैं जिन्हें हम प्योर ब्रेड का नाम देते हैं। तो वो फिर अपने जैसे बेबी, अगर वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर करें तो वो बिल्कुल अपने जैसे बेबी प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अब ये प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक हेटेरोजाइगस प्लांट है, ठीक है, जिसके पास कैपिटल R और स्मॉल r है। रेड कलर प्रोड्यूस करवाने वाली जीन है और अलील है, और वाइट कलर प्रोड्यूस करवाने वाली अलील है। ये एक पेरेंट है। अब आप इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। जब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। एक गैमेट ये बनेगा, एक गैमेट ये बनेगा, ये दोनों ओवम हो गए, और एक गैमेट ये बना, एक गैमेट ये बना, ये दोनों स्पर्म हो गए। अब जब ये क्रॉस होंगे तो इसके नतीजे में
ये वाला सिनेरियो आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इन्हें आप फर्दर जो है वो दोबारा वो करवाएंगे, क्या कहते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे। इसको दोबारा सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे तो इसके नतीजे में सारे के सारे आपको रेड फ्लावर वाले प्लांट्स मिलेंगे। इसको जब आप दोबारा करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको सिर्फ और सिर्फ, तो जब आप करवाते जाएंगे और आपको सिर्फ एक ही तरह के प्लांट मिलते रहेंगे तो इसका मतलब अब ये प्योर ब्रेड हो गया है। अब इसके अंदर दूसरी जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसकी अलील मौजूद नहीं है। तो प्योर ब्रेड जो है उसके लिए आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तब तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते रहते हैं जब तक वो ऐसे ऑर्गेनिज्म, जब तक वो ऐसा प्लांट ना बन जाए कि वो उससे सिर्फ अपने ही जैसे फिनोटाइप वाले जो है वो पेरेंट्स प्लांट्स या ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप होते रहें ना। क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब आप करवाएंगे तो उसके नतीजे में मिक्सिंग होगी, तो उसके नतीजे में प्योर ब्रेड आपको नहीं मिलेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। तो एंकल जर्क जो है या नी जर्क जो है ये दोनों डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के अंदर आते हैं, जबकि एब्डोमिनल रिफ्लेक्स जो होता है जिसके अंदर एब्डोमिन की जो स्किन है उसके ऊपर जो है वो टच किया जाता है इनसाइड से आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड से आउटसाइड टच किया जाता है डायमंड शेप के अंदर, तो एब्डोमिनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सुपरफिशियल रिफ्लेक्स के अंदर आता है। नाउ व्हाट इज द लीस्ट कॉमन, ये भी आई थिंक फेडरल के अंदर होगा, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है रिफ्लेक्सेस वाला। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपको पता है कि जो लाइट रिएक्शन होता है उसके अंदर दो तरह का हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। एक फोटो सिस्टम 2 से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 के पास आती है और फिर यहाँ से NADPH फॉर्म होता है। ठीक है, और इसी दौरान जो है इस पूरे रास्ते में जो है वो ATP बनता है। एक और तरीका ये होता है कि फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो घूम के फोटो सिस्टम 1 के पास वापस आ जाए। तो ये जो पहले वाला था कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकल के यहाँ जा रहे थे ये कहलाता है नॉन साइक्लिक, और जिसमें फोटो सिस्टम 1 से निकल के वापस आ रहे हैं ये कहलाता है साइक्लिक। अब गौर अगर आप करें तो फोटो सिस्टम ये जो नॉन साइक्लिक है इसके अंदर दोनों चीज़ें बन रही हैं, NADPH भी बन रहा है और ATP भी बन रहा है, ये जो पूरे रास्ते में ATP बनता है। लेकिन जो फोटो सिस्टम 1 वाला है जो साइक्लिक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ATP जनरेट होता है, उसके अंदर NADPH जनरेट नहीं होता। तो लीस्ट कॉमन जो है वो आपका साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्योंकि नॉन साइक्लिक के नतीजे में दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जो साइक्लिक वाला है ये प्लांट्स तब करते हैं जब उनके पास ATP की कमी होती है, तो उस वक्त वो NADPH नहीं बनाते, खाली ATP जनरेट करते रहते हैं इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट द हेल। ओके, सो आई जस्ट चेक्स, तो दिस इज अराउंड 45, तो ये 40 और 50 के दरमियान में मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। इन स्पंजेस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पंजेस के अंदर मीजेनकाइम होता है जो कि पिनाकोसाइड और कोएनोसाइड्स के दरमियान में लेयर होती है, जो कि जेली लाइक मटेरियल होता है, लेकिन उसके अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम अमीबोसाइट्स कहते हैं। तो वहाँ पर जो है ये गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। नाउ विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द हाइड्रा। तो हाइड्रा की जो एलिमेंट्री कैनाल है, नंबर 1 इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द एंडोडर्मल सेल्स, बिल्कुल सही है, जो अंदर वाले सेल्स होते हैं वो एंडोडर्मल सेल्स कहलाते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल हैज़ अ सिंगल ओपनिंग, ठीक है, एक ओपनिंग होती है जिससे खाना अंदर भी आता है और जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर भी जाता है। एलिमेंट्री कैनाल सैक लाइक है, बैग लाइक है, एक ओपनिंग का मतलब यही है कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो ऑल ऑफ द अबव। नाउ व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो कंबाइन होता है एसिटाइल के साथ और उसके नतीजे में सिट्रेट बनता है। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और ये घूम के वापस यहीं आ जाती है, तो ऑक्सैलो एसिटेट ही इसका फाइनल प्रोडक्ट है। ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन्स विच आयन एज अ सेंट्रल मेटल आयन। तो जिस तरह हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है। नॉन टॉक्सिक वाइटामिन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉन टॉक्सिक वाइटामिन का मतलब यह है कि एक ऐसा वाइटामिन जिसको अगर आप बहुत ज़्यादा ले भी लें, बहुत ज़्यादा खा भी लें, तो उसके बाद भी वो आपकी बॉडी के अंदर जमा नहीं होगा और टॉक्सिक जो साइड इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो दो तरह के वाइटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं और एक लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल ऐसे हैं जो आप ज़्यादा ले भी लें तो वो यूरिन के अंदर वेस्ट हो जाता है। तो विटामिन सी भी उसके अंदर आता है, विटामिन बी भी उसके अंदर आता है, तो बहुत A एंड B। बाकी विटामिन A, D, E और K ये लिपिड सॉल्युबल हैं। एक्सेस अमाउंट के अंदर बॉडी में अगर स्टोर हो जाएंगे तो फिर इनके हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। नाउ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट एक्सेप्ट। सो एक कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स होते हैं और एक डिसकंटिन्यूस ट्रेट्स होते हैं। डिसकंटिन्यूस का मतलब यह है कि एक प्लांट है जिसके अंदर दो तरह के फ्लावर लगते हैं, एक रेड लगता है और एक वाइट लगता है, तो बस ये दो ही वैरायटी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डार्क रेड हो फिर उससे थोड़ा हल्का रेड हो फिर उससे और हल्का रेड हो फिर उससे और हल्का रेड हो फिर उससे और हल्का रेड हो फिर हल्का वाइट हो फिर डार्क वाइट हो फिर और डार्क वाइट हो। अगर ये वाला सीन होता तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। तो इंसानों के अंदर अगर आप देखें
तो हाइट जो है हमारे पास वो कंटिन्यूसली वेरिएंट रेट के अंदर आती है, ठीक है। इतने भी होते हैं, इतने भी होते हैं, इतने भी होते हैं, इतने भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये है और एक ये है, दो तरह के लोग नहीं हैं। सिमिलरली जो स्किन कलर है हमारे अंदर वो भी कंटिन्यूसली वेरिएंट रेट्स के अंदर आता है, बिल्कुल डार्क भी होते हैं, उससे हल्के, उससे हल्के, उससे हल्के, फिर वाइट के अंदर बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं। वीट के अंदर जो कर्नल कलर है जो बुक के अंदर एग्जाम्पल दी जाती है, ये भी कंटिन्यूसली वेरिएंट रेट के अंदर आता है। तो कौन सा नहीं है, वो है टंग रोलिंग है। तो टंग रोलिंग होगी इंसानों के अंदर या फिर टंग रोलिंग नहीं होगी, बट दो इसकी वैराइटीज़ है, दो से ज़्यादा नहीं है। Now, which of the following is a unique characteristic of prokaryotic cell? They lack of a cytoplast. Okay, साइटोप्लास्ट नहीं है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जो है इसका डिफरेंस नहीं होता, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है, तो ये यूनिक फीचर नहीं है। इनएबिलिटी टू क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का मतलब हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन एक जगह कम एक जगह ज़्यादा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसके ज़रिए हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं। फिर ये प्रोटॉन जो है ये एटीपी सिंथेस के ज़रिए घूम कर आते हैं, गुजर कर आते हैं, जिसकी वजह से हम एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चूँकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए होते हैं। तो ये डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है वो ये है कि इनका जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन है वो साइमल्टेनियस होता है टू ट्रांसक्रिप्शन। इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये होता है कि कहाँ बनाऊँ, एक मिनट, हाँ, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि हमारा जो डीएनए है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए से आरएनए का बनना जो है ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ये आरएनए घूम के बाहर आता है, न्यूक्लियस से बाहर आता है, और यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं जो कि इसको पढ़कर प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। तो हमारे यहाँ पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके कुछ वक्त के बाद जो है जब वो निकल कर बाहर आ जाता है फिर ट्रांसलेशन होती है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये काम एक साथ हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये डीएनए पड़ा हुआ है, ये डीएनए पड़ा हुआ है, इस डीएनए से यहाँ पे आरएनए बनना शुरू हुआ और यहीं पर राइबोसोम आकर इस पर अटैच हो जाएंगे और डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों जो है वो साइमल्टेनियस हो सकती है, वो साथ हो सकती है, जबकि हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता। Now, which bond provide stability to a complex carbohydrate molecule? Okay, so complex carbohydrate molecule का मतलब ये है कि जो लार्ज आपके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पॉलीमर्स होते हैं, तो उनके अंदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तो बिल्कुल होता ही नहीं है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तो नहीं होता कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है जो कि दरमियान में, जैसे अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ रहे हैं तो वो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, जिसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स उनके अंदर मॉलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं और कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड होता है। अच्छा, अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होते हैं उनकी तादाद कम होती है, जहाँ जहाँ पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा वहाँ पर ये बॉन्ड मौजूद होता है, एक सिंगल बॉन्ड, जबकि कार्बन कार्बन जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो मैंने हर जगह चेक किया, मुझे कार्बन कार्बन मिल रहा है, बट अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। द नंबर ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इज ओके। सो वाटर सॉल्युबल जो है वो आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर मल्टीपल विटामिन्स आते हैं, और विटामिन सी है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर तकरीबन 8 के करीब विटामिन है, और विटामिन सी 1 हो गया, तो ये तकरीबन 9 जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन बनते हैं। नाउ व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसका मतलब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो आपको पता है कहानी जो स्टार्ट होती है वो -65 या -70 मिलीवोल्ट से स्टार्ट होती है। ये होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिस वक्त मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही होती है उस वक्त ये 70 मिलीवोल्ट्स होता है। 70 मिलीवोल्ट्स -70 मिलीवोल्ट्स होता है, ठीक है। जब ये आयन्स अंदर आना शुरू होते हैं, सोडियम जब अंदर आना शुरू होता है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, और 0 तक पहुंचने के बाद ये फिर +40 जो कि सिन बोर्ड के अंदर लिखा हुआ, +50 जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, +40 या +50 तक जो है ये पॉजिटिव में चला जाता है मिलीवोल्ट्स में। तो ये जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात हो रही है, जबकि ये जो है ये एक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। तो 50 मिलीवोल्ट जो है ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसके अंदर 0.07 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब जब आप इस 0 को एक इधर, फिर दूसरा इधर और फिर तीसरा इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 7 एक्सपोनेंट -3 वोल्ट, और -3 के लिए आप मिली इस्तेमाल करते हैं, तो ये 70 एक्सपोनेंट -3 वोल्ट, और ये बन जाएगा 70 मिली वोल्ट। सेम, अच्छा ये तो दिया हुआ -50 मिली वोल्ट, -50 नहीं होता, एक्शन पोटेंशियल -50 नहीं होता, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता अगर ये नेगेटिव के साथ होता। अच्छा, इसके अंदर दिया हुआ है 0.05, तो इसको मैं इधर ले आऊँ, फिर इधर ले आऊँ, फिर इधर ले आऊँ, तो ये बनेगा 50 +50 एक्सपोनेंट -3 वोल्ट, या फिर ये बराबर होगा 50 मिली वोल्ट के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द राइट आंसर। नाउ इफ़ वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक एंजाइम आपके पास है
ठीक है। इस तरह के आपके पास सपोज 4 एंजाइम है और आपने 4 सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, अब 4 के बाद आप 5वां 6वां सबस्ट्रेट ऐड करें, लेकिन एंजाइम जो रिएक्शन की स्पीड है उसको फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि सैचुरेशन हो चुकी है, सारे जो एंजाइम है उनके पास अपना अपना सबस्ट्रेट मौजूद है। द नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन द हार्ट बीट इज़ ओके। सो जनरली जो है इसे 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक स्टेज वो होता है कि जिसमें जो एट्रिया है, ठीक है, जो एट्रिया है और जो वेंट्रिकल है, ये दोनों जो है ये रिलैक्स करते हैं। तो ब्लड जो है वो बॉडी से आ रहा होता है और एट्रिया में गिर रहा होता है। इनिशियली एट्रिया के दरवाजे जो है, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान के दरवाजे बंद होते हैं, बट जैसे ब्लड आ रहा होता है तो ये दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस वक्त वेंट्रिकल भी फिल हो रहा होता है और एट्रिया भी फिल हो रहा होता है। तो वैसे तो डायरेक्टली ब्लड चला जाता है, बट कुछ ब्लड रह जाता है। तो ये पहला स्टेज है जिसके अंदर दोनों जो है ये रिलैक्स कर रहे होते हैं, एट्रिया भी और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो ये एट्रियल और वेंट्रिकल डायस्टल ये कंबाइन है। उसके बाद एट्रियल सिस्टली होती है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिमेनिंग ब्लड होता है वो इसके अंदर आ जाता है। और फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड हार्ट से बाहर चला जाते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं जिनके अंदर आपकी हार्ट बीट होती है। ना पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, लाइट इस्तेमाल करते हैं बट बजाय वाटर के ये हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। ना विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रोडक्शन इज मोस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। तो माइटोसिस का मतलब होगा कि कोई जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिक्सअप नहीं हो रहा, जबकि इन तीनों के अंदर मिक्सअप होता है। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। ये सिमिलर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि बाइनरी या मियोसिस के सिमिलर है, जबकि बाइनरी फिजन जो है इसके अंदर एग्जैक्ट कॉपीज बनती है। तो ये माइटोसिस का सिमिलर है। सपोनिफिकेशन नंबर डिस्क्राइब्स ओके। सो सपोनिफिकेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो फैट्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है सोप में। तो सपोनिफिकेशन नंबर बेसिकली एक नंबर होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि आपको कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, कितना बेस चाहिए 1 ग्राम फैट को सपोनिफाई करने के लिए। 1 ग्राम फैट को सपोनिफाई करने के लिए आपको कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ये सपोनिफिकेशन नंबर जो है ये हमें बताता है। तो इससे पता क्या लगता है, इससे हमें पता लगता है कि कितना जो फैटी एसिड है या कितना आपके पास ईस्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं किसी भी फैट के अंदर। तो ये बताता है आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैटी एसिड। ओके, इस क्वेश्चन के ऊपर भी क्रॉस लगा देते हैं, पता नहीं कौन सी बुक से लिया गया है। हु प्रपोज स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ये भी अभी मुझे नहीं पता कहाँ से ली गई है। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस बेसिकली एक्सप्लेन करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। ये कहते हैं कि भाई डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है तो जो सेल की पीएच है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेक होता है और उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है जो कि पीएच को डिक्रीज़ करवाता है, यानी एसिडिक पीएच करवाता है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त नहीं है तो पीएच क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन का नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा और पीएच जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी बेसिक पीएच हो जाएगी। इस बेसिक पीएच के ऊपर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं स्टार्च फॉस्फोराइलेज। स्टार्च फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ग्लूकोज को मिलाकर जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर देता है स्टार्च के अंदर। अब ये स्टार्च जो है वो सॉल्युबल भी नहीं होता और स्टार्च जो है वो सेल से बाहर भी नहीं जाता। तो ये स्टार्च आपके गार्ड सेल्स के अंदर पड़ा रहता है जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो है ये सैगर हैं जिन्होंने एक्सप्लेन की थी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। Okay, which statement best describes the Hardy-Weinberg principle? Recessive alleles eventually disappear in large population, ऐसा नहीं होता। Expected frequencies of alleles are impossible to predict mathematically, ऐसा भी नहीं होता। Dominant allele become more prevalent in large population, ऐसा भी नहीं होता। When there is a large population, the mechanism of inheritance does not change allele frequency. Yes, किसी भी isolated population के अंदर जो allele की frequency होती है और जो genotype की frequency होती है वो change नहीं होती। ठीक है, ये Hardy-Weinberg principle जो है वो explain करता है। Now dash refers to the breakdown और रिमूवल ऑफ द कैप्सिड। तो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें अटैचमेंट होता है, पेनिट्रेशन होता है। इसके अलावा एक स्टेप होता है जिसे हम अनकोटिंग कहते हैं। तो अनकोटिंग जो है ये वो स्टेप होता है कि जिसके अंदर जो कैप्सिड है वो ब्रेक डाउन होता है या वो रिमूवल होता है। Now the epididymis, vas deferens and urethra, they are a series of ducts, they are found in which body system? ठीक है, तो यूरिथ्रा अगर आप अलोन कहें तो वो आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर आती है, लेकिन एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के साथ ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ऑप्टिमम पीएच फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम मोस्ट लाइकली ये 2 होती है आई थिंक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन वेयर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल।
तो बैक्टीरियल सेल जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं होता, बट उनके पास डीएनए मौजूद होता है, और वो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। तो वो एरिया जो है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लेमार्किज्म, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये ऑल ऑफ दीज है। द आइडिया दैट प्रपोज द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय वाज द आइडिया दैट अपोज द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस। तो ए बायोजेनेसिस का आइडिया ये था कि भाई जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से वजूद में आ सकती हैं। जबकि आपको पता है सेल थ्योरी का जो थर्ड पॉइंट था वो रुडोल्फ रिश्यो ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि भाई जो न्यू सेल्स हैं वो हमेशा तब बनते हैं जब प्री एग्जिस्टिंग सेल, जब ऑलरेडी जो लिविंग सेल है वो डिवाइड होता है। तो ये इट्स लाइकली ये अपोज कर रहे हैं कि जो लिविंग सेल्स हैं वो नॉन लिविंग मटीरियल से बन सकते हैं। द कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस इट डेवलप ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आपको नहीं भी पता लेकिन आपने वो इमेज देखी कि जिसके अंदर उनका कैनाल सिस्टम बना होता है, तो आपको नजर आएगा कि जो इनकी जो वॉल है, इनर वॉल है, उसकी फोल्डिंग्स हुई भी होती हैं। ये फोल्डिंग्स ऑफ द इनर वॉल है जिसकी वजह से बनती है। बाकी रिप्रोडक्शन इट डजंट मेक सेंस, गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम डजंट मेक सेंस। पोरस वॉल से होल्स बन जाएंगे लेकिन उसके अंदर फोल्डिंग्स नहीं बनेंगी, जो कैनाल सिस्टम है वो नहीं बनेगा। पर इसको भी मैं मार्क लगा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बोनी जॉइंट। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये इस लेवल के ऊपर तो नहीं दी जाती, ये फेडरल के अंदर तो मौजूद नहीं है, आई थिंक शायद पंजाब के अंदर मौजूद हो। तो बोनी जॉइंट्स जो है, ये बोन्स का जो फ्यूजन है वो बेसिकली सिनोस्टोसिस कहलाता है। इसके अलावा इनकी सबके अलग अलग डेफिनेशंस हैं, मैं कोशिश करूँगा किसी लेक्चर के अंदर समझा दूँ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया वो है कि जिनसे आगे जाकर जो है वो स्पर्म्स बनता है। ओके, सो पहला पॉइंट है कि दे डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू माइटोसिस। बिल्कुल सही है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ये माइटोसिस से होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये पहली बार मियोसिस करता है, मियोसिस 1, और उससे बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोबारा मियोसिस करते हैं जो कि मियोसिस 2 होता है, फिर वो बनाते हैं स्पर्मेटिड्स। अनडिफरेंशिएटेड है, बिल्कुल सही है। दे आर जर्मलाइन सेल, बिल्कुल सही है। दे आर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नहीं है क्योंकि अभी तक मियोसिस हुआ नहीं है, तो ये गलत बात है इनके बारे में। Now the brain that coordinates skeletal muscles movement, तो coordination muscle movement, muscle coordination जो है cerebellum का function होता है। What type of cell would be the most appropriate for the study of chloroplast? तो chloroplast के लिए आपके पास जो सेल होंगे वो photosynthetic सेल होंगे, क्योंकि यही photosynthesis कर रहे होते हैं और उसके लिए chloroplast चाहिए होता है। What are the end products of electron transport chain in animals? तो electron transport chain के अंदर NADH और FADH2 आते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कॉम्प्लेक्स के पास होते हुए फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऑक्सीजन के पास जाते हैं, जो कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ और वाटर बनाता है। तो एक प्रोडक्ट तो वाटर है इसका। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे इसके नतीजे में हाइड्रोजन को पंप किया जाता है, फिर ये हाइड्रोजन वापस आते हैं तो उनसे ATP जनरेट होती है। तो ये दोनों जो हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। नाउ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक ड्यू टू। तो वो क्या चीज़ होती है जो कि pH के अंदर चेंज आने को रोकती है? तो वो बफर्स होते हैं। तो ब्लड के अंदर भी बफर्स मौजूद होते हैं जो कि इस pH के अंदर चेंज आने को रोकते हैं और ब्लड को एसिडिक होने से बचाते हैं। अच्छा, अब ये हो गया पेपर। इसके अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हमने छोड़े हैं। छोड़े का मतलब क्रॉस लगाए हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो किए जा सकते हैं कंबाइंड नॉलेज से, और 10 क्वेश्चन ऐसे जो हमने कर लिए हैं बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कहाँ से उठाए गए हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर पंजाब से बहुत ज़्यादा MCQs आ रहे हैं तो फिर शायद वो भी कवर करनी पड़े।